Okay. Hello everyone. Good evening, good afternoon, good morning. जो जहाँ जो समय स्वीकार करे। So आज हम एक नए व्यक्ति के साथ हैं और उनका नाम है प्रकाश जी। और ये एक इनिशिएटिव है, जैसे कि आप सब लोगों से पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि हम इस सेशन में ऐसे इंटरेक्शंस में हम कन्वर्सेशन करते हैं कॉमन मैन से। इसमें कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन हाँ कल का वीआईपी है वो जिन्होंने विवेक तिवारी हैं, उनका ये इनिशिएटिव है। उनका कहना है कि भैया आज का कॉमन मैन कल का वीआईपी है। तो यही सोच के साथ हम लोग ये इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किए हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ प्रकाश जी हैं। तो आई वेलकम यू प्रकाश भैया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Same here. Feeling pleasure. Thank you. प्रकाश भैया, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय अपना। मेरा नाम प्रकाश, जैसा आपने बताया। दूसरा, प्रकाश पांडे, रहने वाला हूँ प्रतापगढ़ जिले का, यूपी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और पढ़ाई हमारी हुई है छत्तीसगढ़ में, और फिलहाल छत्तीसगढ़ में जॉब भी कहाँ से छत्तीसगढ़ में ही प्रकाश चल रही भैया? है। हाँ, छत्तीसगढ़ में मनिंदगढ़ तहसील है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हमारी स्कूलिंग वगैरह सभी चीजें हुई हैं। अच्छा। दिव्य प्रकाश विद्या मंदिर स्कूल का नाम था। वहाँ तक हमने मिडिल स्कूल वहाँ से किया। उसके बाद में हाई स्कूल में पहुंचे तो मनिंदगढ़ में ज्वाइन करा। उसके बाद में कॉलेज हमने भोपाल से किया। और बेसिक हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे से। ओह वेरी गुड। अभी छत्तीसगढ़ में ही काम कर रहे हैं, आयरन ओर की माइंस है। छत्तीसगढ़ में इस टाइम तो कहाँ जॉब कर रहे हैं आप प्रकाश भैया? मैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, रायपुर से करीब 200 किलोमीटर आगे कांकेर है, ओके ओके। वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। कौन सी कंपनी है भैया? ये है जायसवाल निक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वेरी गुड वेरी गुड। इसका आयरन और स्टील प्लांट है रायपुर में। ओके। और हम रॉ मटेरियल आयरन और निकाल के इसको प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ओह वेरी गुड वेरी गुड। सो आपका होम टाउन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, नहीं? जी जी क्या जी। कॉम्बिनेशन है, प्रकाश पांडे प्रतापपुर। प्रतापगढ़ एक्चुअली, बट कॉम्बिनेशन तो रियली बहुत अच्छा है। और मेरा ये नाम जो था, नाम जो है वो मेरे पिताजी के फूफा जी ने रखा था। ओह एक्चुअली ओह। बहुत तो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे वो, और बहुत प्रकांड विद्वान थे, हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरा नाम रखा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही नाम है, बिल्कुल सही नाम है प्रकाश। सबको रोशनी आपके द्वारा मिल ही रही है और अभी और भी मिलेगी। थैंक यू सो मच। और आपसे आपसे कांटेक्ट में आने के बाद तो और लगता है कि जो एनलाइटमेंट है वो मेरा इनहेंस हो गया है, बढ़ गया है। जब से मैं आपसे मेरा मतलब मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ, जब से तब से काफी कुछ अच्छा हो गया है मेरी लाइफ में। यस, यही है, एक दूसरे के साथ से हम जीवन में हमारे बहुत परिवर्तन आते हैं। आपके आपसे जुड़ने के बाद मुझे मेरे एक सर्कल में एक आप जैसे व्यक्ति जुड़े, ऐसे ही एक दूसरे से लेना देना चलता है। यही जीवन है। हाँ, कुछ गिव एंड टेक का तो ह्यूमन रूल ही है, कहना चाहिए नेचर रूल कहना होता। यस। और आप किसी से साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा ही आप कल्टीवेट भी करते हैं, ये तो सही बात है। यस। सो स्कूल में स्कूलिंग कहाँ से हुई प्रकाश जी, और कैसे विद्यार्थी थे आप स्कूल के समय? स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई है दिव्य प्रकाश विद्या मंदिर मिडिल स्कूल से। और मैं स्कूल्स में काफी अच्छा था, मींस एवरेज नहीं था, सुपीरियर ही था। और 90s 85 एंड 90s के बीच में मेरे परसेंटेज बने, 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो। वेरी और गुड। स्कूल में मैं काफी अच्छा था। कॉलेज में भी काफी अच्छा रहा। ऑनर्स की डिग्री तो नहीं, फिर भी 72% की डिग्री थी मेरी। वेरी गुड तो वेरी गुड। स्कूलिंग और मेरी एजुकेशन लाइफ काफी अच्छी रही है। टॉपर की रेंज में थे आप? हाँ, मीन्स so it was near about topper. We are not topper actually. I was quite topper. टॉपर के जैसा था, टॉपर नहीं था। This is a new list, huh? This is a new जी rank. जी जी जी। Yeah, so विद्यार्थी काल में कैसे शांत प्रकृति के थे या
कभी कभी हो जाता था फाइट वगैरह? इसका नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी फाइट स्कूल में तो कभी नहीं हुई। और एक बार मुझे कहना चाहिए कि कॉलेज में एक बार हुआ था, और ओ, 12th में 11th में क्लास में दो बार मेरी फाइट हुई। मैं ज्यादा एग्रेसिव कभी नहीं होता। सामने वाला यदि गलत हो या गलत बिहेव कर रहा हो तो मैंने कभी एग्रेसिव हुआ। बाकी मैं ऐसा एकदम आइसोलेटेड रहा, हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस ज्यादा रहता था। और घर वालों के साथ मतलब इट वाज मतलब ऐसा मोमेंट था कि घर वाले घर वाले इंस्पिरेशन थे, मदर फादर दोनों हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं। नाना जी, दादाजी, उनसे इंस्पायर्ड रहा। मेरे फूफा जी, मैंने नाम बताया आपको, मेरे पिताजी के फूफा जी, उनसे इंस्पायर्ड रहा क्योंकि ये लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। और दूसरा कि टीचिंग लाइन में थे, सभी सबके सब टीचर हैं। मेरी बड़ी हाँ। बहन भी टीचर हैं, पिताजी, माताजी और मामा जी, लगभग नाना ओ, जी, सभी टीचर ही हैं। इसलिए वंडर। हमेशा फोकस रहा पढ़ाई पे, स्टडीज में, अपने करियर में। जी। और फैमिली में और कौन कौन है प्रकाश भैया आपके? फैमिली में मेरे माता पिता हैं, मेरी दो बहनें हैं, और उसके बाद में दादा दादी हैं, चाचा जी लोग हैं। पूरी फैमिली है एक्चुअली, हम कंबाइंड मतलब जॉइंट फैमिली है हमारी। वाह, वंडरफुल, जॉइंट फैमिली अभी, वेरी गुड वेरी हाँ, गुड। जॉइंट फैमिली में हम लोग हैं, और अच्छी खासी फैमिली है हमारी। तो मीन्स जॉइंट फैमिली टोटल कितने मेंबर प्रकाश भैया? टोटल ये मानिए कि 23 या 24 लोग हैं, सभी को मिला ले, कच्चे बच्चे सभी को मिलाए तो 23-24 लोग हैं सर। वाह, अद्भुत अद्भुत, आज के समय में ये अद्भुत ही है। हाँ, गांव में हमारे दादाजी जो हैं, वो हाँ। कहना चाहिए कि एक पेड़ है, और हम लोग उनकी शाखाएं हैं। तो उन्होंने परिवार को ऐसे बांध के रखा है कि काफी अच्छा चल रहा है। हमारे तो चाचा जी लोगों में, पिताजी काफी ने एज ट्यूनिंग होगी, काफी अच्छी है। दादाजी की एज काफी होगी, राइट? हाँ, दादाजी अभी 75 प्लस चल रहे हैं, 75-80 के बीच में ही है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी हमारे बड़े बुजुर्गों ही के कारण ही अभी सामाजिक संरचना जो बची हुई है, उनके जी ही जी कारण मुझे लगता है बची हुई है। सो जी हाँ। विकास भैया, जानना चाहेंगे फिर शादीशुदा है या? नहीं, अभी मैरिज नहीं हुआ है, अभी अनमैरिड ही है। वेरी गुड वेरी गुड। सो एक विद्यार्थी काल में जब हम लोग स्कूल में रहते हैं प्रकाश भैया, तो जी। पेंसिल तो होती है लेकिन कई बार रबड़ नहीं होती थी। तो तो फिर वो जी हाँ। पेंसिल से लिखा हुआ आप कैसे मिटाते थे? नहीं, एक्चुअली पेंसिल नहीं होती थी, रबड़ मतलब पेंसिल होती थी, रबड़ नहीं होता था। कभी रबड़ होती थी तो पेंसिल नहीं होता था, तो एडजस्टमेंट हो जाता था। एक्चुअली मेरा मेरा जो ग्रुप था, यानी हम जो दोस्त थे, तो हाँ। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो सपोर्टिव नेचर था सबका। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं दोस्त से उधार मांग ली, और उसके पास कोई चीज नहीं है तो मैंने उसको उधार दे दी। तो इस तरीके से हम लोग करते थे। कभी ऐसा मतलब पढ़ाई के टाइम पे हम लोग एक्चुअली, बार मैंने आपको बताया कि फोकस था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे मेरी क्या जरूरतें हैं, मतलब जो बेसिक नीड्स थी उनको मैं फुलफिल करके चलता था। और पापा भी, मम्मी जो भी थे, उनका भी फोकस था हमारी स्टडीज में, तो इसलिए किसी चीज की ऐसी कमी नहीं रही। ईश्वर की दया से, भगवान की कृपा हमेशा रही। और जब कभी कोई चीज की कमी हुई तो दोस्त थे ऑलवेज। और कहते हैं दोस्ती बहुत अच्छा रिश्ता होता है, मतलब डेफिनेटली। दोस्ती का रिश्ता एक्चुअली बहुत कीमती होता है। जब आपके पास अच्छे दोस्त होते हैं तो आप बहुत सुखी इंसान माने जाते हैं। तो हमें, मेरे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे रहे, चाहे वो कॉलेज में हो। कॉलेज लाइफ में अच्छे दोस्त बने मेरे, 11th-12th में, हाई स्कूल में अच्छे दोस्त रहे, मिडिल स्कूल में हमारे अच्छे दोस्त रहे। तो दोस्तों की कमी कभी नहीं रही। और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, मतलब दोस्ती यारी हमारी काफी अच्छी रही। और ये अच्छे दोस्त है, इसका मतलब है आप अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आप मुझे अच्छा व्यक्ति बता रहे हैं। पर जैसे आपसे मेरी दोस्ती हुई, मैं आपसे मिला अंकित के थ्रू, और अंकित जी से मैं मिला भोपाल में, वो मेरे करंट जूनियर थे जब मैं कॉलेज लाइफ में था। तो हाँ। दोस्ती ऐसी है, अंकित से मेरा रिलेशनशिप आज तक है। और आप उनके उनके थ्रू मैं आपसे मिला, तो मतलब कह सकते हैं आप भी अच्छे, हम भी अच्छे, और ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है सर। वेरी गुड। या प्रकाश जी, आपके ऐसी कोई हर व्यक्ति की एक ऐसी यादें होती है, संघर्ष का समय होता है, तो ऐसा कोई जी। पल याद करते हैं संघर्ष का जीवन में, वो ऐसा लगा था बस अभी तो कैसे पार होंगे पता नहीं? हाँ,
स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मतलब स्कूल और हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल में तो कभी ऐसा नहीं रहा, हमेशा अच्छी पढ़ाई करी और अच्छे नंबर्स मिलाए, अच्छे मार्क्स आए। कॉलेज लाइफ में एक बार ऐसा महसूस हुआ था कि मैं चाहता था कि एटलीस्ट मेरी ऑनर्स की डिग्री बने, और ऑनर्स की डिग्री के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब लास्ट फाइनल सेमेस्टर था, स्टार्टिंग में कुछ बैक्स वगैरह भी थे, तो फेलियर्स देखने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार, ऑनर्स की डिग्री नहीं बन पाएगी। उस समय मैंने बहुत 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 मेहनत की, मतलब रात रात भर पढ़ना, दो दो दिन तक कंटिन्यूस पढ़ते रहना, इस टाइप से मैंने करा। तो वो चीज, वो मैंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। उसके बाद में फिर कॉलेज में अपना प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, तो उसको काम तो होता ही है, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर आपको हर तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है, उसमें मैंने ज्यादा संघर्ष नहीं किया जितना मैंने कॉलेज में किया अपनी स्टडीज को लेकर के ही एक्चुअली। और अभी भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं जॉब्स के लिए, अपना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और अच्छा एक अच्छा ख्वाब देखते हैं, तो उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसा जीवन में ऐसा बहुत पल नहीं आया कि बहुत ज्यादा संघर्ष देखना पड़ा हो, ऐसा? एक बार आया था, मतलब हुआ था कि मैं 2012 में था, मैं 2012 ईयर में मैं थर्ड ईयर में था, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो पिताजी के एक्सीडेंट होने के बाद मुझे कुछ टाइम के लिए घर जाना पड़ा था। उस समय मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था, फाइनल ईयर भी था, और एग्जाम मतलब ऑनर्स की डिग्री का भी ख्याल था, दूसरा घर की इकोनॉमिकली कंडीशन भी काफी डाउन हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। और उसके बाद में घर में भी रहना था, तो उस समय थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं, जॉब करना। उस समय मैं चाह रहा था कि स्टडीज करता, अगर पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं पढ़ाई करता और अपने आप को और कुछ अच्छी जगह पे मैं देख रहा था। बट एक्सीडेंट होने के बाद से जब हम थोड़ा सा टफ कंडीशन आया हमारे लिए, तो फिर हम लोग मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूंगा, और फिर जॉब की तरफ मुड़ गया। तो वो समय थोड़ा सा मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि जब मैं मुझे याद आता है पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, मैं उनको मेडिकल सेंटर में, सबसे पहले प्राइमरी मेडिकल सेंटर में उनको देखने गया, तो पता चला वो मतलब वो होश में थे। उन्होंने मुझे पहचाना, फिर उसके बाद बताया कि मेरा यहाँ हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, कब यहाँ रिब्स में डैमेज है, लगता है सर फट गया था। तो उस समय मैं उनको जब देखा तो मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा लगा। वो मोमेंट में कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। बहुत हार्ड मोमेंट था, बहुत टफेस्ट मोमेंट था वो मेरे लिए, पिताजी का एक्सीडेंट। और वो सीन जब मैं उनको अटेंड करने के लिए गया, मुझे सडनली फोन कॉल आया, संडे का दिन था, और मुझे 2 बजे करीब फोन आया कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, और फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, फिर हम लोग गए। घर से करीब 15-16 किलोमीटर आगे गए तो पता चला कि पिताजी, एक कार वाले लड़के ने ड्रिंक कर रखी थी, कार में था, पिताजी बाइक से जा रहे थे, उसने सामने से ठोका, और सामने से मतलब एक्सीडेंट जैसे ही हुआ तो पिताजी उछल के पत्थर पे गिरे, तो उनका सर जो है पत्थर पे टकराया। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था उस टाइम पे, तो उनका सर पत्थर में पड़ने से मुझे उस बात की सबसे ज्यादा टेंशन होती है। आज की डेट में आपको तो पता ही है, जो ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं हेलमेट ना होने की वजह से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि क्या होगा करके। तो वो मोमेंट आपने मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता, कहने का मतलब ये है। और वर्ड्स भी नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो किस टाइप का मोमेंट मैंने फेस किया है। यस, एग्जैक्टली क्या होता है कि हम अपने पिता को अ, सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और सडनली ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा सदमा होता है। डेफिनेटली आई कैन फील इट। हाँ जी, एक्चुअली मेरी जो मदर है ना, वो आ, मतलब उनको थोड़ा थायराइडिकल प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है उनको, तो बहुत जल्दी उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसके बाद में जब एक्सीडेंट हुआ तो घर में मैंने नहीं बताया कि ऐसा हुआ। अपनी बड़ी बहन थी हमारी, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर दीदी ने बोला कि ऐसा करो, तुम चले जाओ, और उसके बाद में जो भी होगा पहले मुझे बताना, उसके बाद फिर हम मम्मी को कैसे कन्विंस करेंगे वो देखना है। फिर मम्मी आई, मम्मी कहीं गई हुई थी। फिर मैं वहां पहुंचा, मैंने पूरा स्टेटस लेने के बाद में दीदी को अपडेट किया कि ऐसा ऐसा है और ये कंडीशन है अभी। फिर मम्मी ने धीरे से, दीदी थोड़ा परेशान थी, मम्मी समझ गई कि कुछ ना कुछ बात तो है, लक्की कहाँ गया हुआ। मेरा घर का नाम लकी है एक्चुअली, तो वो अभी घर लकी। में क्यों नहीं है वो ओके। हाँ जी, तो वो घर में क्यों नहीं है, कहाँ गया है, तो दीदी बता नहीं पाई। फिर मम्मी ये समझ गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। एक्चुअली हमारे बीच में, मेरे घर में एक ऐसी बॉन्डिंग है कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मेरे मम्मी पापा को एक
इंटरनल मतलब इंट्यूशनली एक फीलिंग आ जाती है कि कुछ तो गलत हो गया। जैसे मैं कुछ बात करूं घर में और मेरी आवाज सैडी है या मैं बहुत खुश हुई है, उनको पता चल जाता है। तो वैसा मम्मी को महसूस हो गया था, जब एक्सीडेंट हुआ होगा तभी मम्मी को महसूस हो गया था कुछ तो गलत हुआ है। तो फिर मम्मी बहुत बहुत ब्रेव लेडी है हमारी मम्मी। उन्होंने फिर जैसे उनको पता चला तो उन्होंने मतलब बहुत शांति तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी दोनों बहनें घर में रहेंगी। उसके बाद में उन्होंने हमारे वहाँ पे मामा जी भी हैं जहाँ हम रहते हैं, तो उनको बताया ऐसा है। फिर मामा जी मम्मी को लेकर के आए। हम लोग मनेंद्रगढ़ में ही एक हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे आए। फिर मम्मी और मैं लेकर के पापा को अपना अंबिकापुर गए। अंबिकापुर से फिर हम उनको बिलासपुर लेके आए। तो इन सब चीजों के दौरान मम्मी का जो फाइनेंशियली जो डील करना था, वो अरेंजमेंट थी, मैनेजमेंट था। मैं एक्चुअली मैं वहाँ था, बट मेरी कोई मुझे ज्यादा लोड लेने नहीं दिया मम्मी ने, और ज्यादा परेशान होने नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, हर चीज हर तरीके से मैनेज कर दी। मामा जी लोगों का, चाचा लोगों का, सबका सपोर्ट आ गया। हमारे दोनों चाचा पहुंच गए थे। तो उनका जो उनकी जो ब्रेवनेस है वो मैंने देखा, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि क्रिटिकल टाइम में भी कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं। शांत मन से हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करते हैं, वो चीज मैंने मम्मी से लर्न करी कि, और पिताजी भी। और एक चीज था, शांत मन से मम्मी ने सिचुएशन को हैंडल किया। दूसरा, पिताजी उस क्रिटिकल एज में मतलब 75% बॉडी उनकी डैमेज हो गई थी, मतलब सर में उनके ब्लड क्लॉट्स भी थे। पीछे की तरफ में करीब 4-5 ब्लड क्लॉट्स जम गए थे इस साइड में। तो उस समय भी वो खुश थे। मतलब उन्होंने ये नहीं शो किया कि वो बहुत परेशान हुई या मुझे बहुत पेन हो रहा है। उन्होंने ये शो किया कि आई एम एंजॉयिंग, मीन्स एक्सीडेंट तो हो गया है, डैमेज तो मैं हो गया हूँ, बट मैं भी ठीक हूँ और आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। और रियली मतलब डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए थे कि जिस टाइप से उनको डैमेज था। और पिताजी करीब 45-50 दिन के अंदर में बेड से खड़े हो गए एक्सीडेंट होने के बाद में। हाँ, उनको उनको करीब उनकी 3 सर्जरी हुई थी। रिब्स की सर्जरी हुई, और उसके बाद में उनका फीमर बोन डैमेज हो गया था, तो उसकी सर्जरी हुई। और एक बार मतलब हाँ, हाथ टूटा था, तो हाथ की सर्जरी हुई थी। मतलब उसमें वो डली, क्या बोलना चाहिए, वो सपोर्टिंग प्लेट्स डालते हैं ना, प्लेटिनम उसकी। हाँ, तो वो सब हुआ था। तो फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और वो देख के उनके साहस को, उनकी ब्रेवनेस को मैं तो ये आपके लिए डबल प्रेशर वाला टाइम था, आपका फाइनल ईयर और देन ये घटना होना। जी 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 जी, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस समय जो मैंने मेहनत करी, वो मैंने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करी। मतलब दोनों ही तरीकों से, घर में भी मैंने घर को हैंडल करा अपने लेवल पे, और अपने स्टडीज को हैंडल करा अपने लेवल पे। तो वो चीज मेरे लिए बहुत था। तो इन सब सिचुएशन से बाहर निकले आप, तो जीवन की सीख क्या लेके निकले? मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया था। मतलब 2011 तक ये था कि घर में पापा मम्मी हैं, तो वो तो पैसे भेज रहे हैं, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। बट जब 2012 के बाद में ये सिचुएशन देखा मैंने, उसके बाद में मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया। मतलब चीजों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे टाइम नहीं देना है, और किस तरीके स्ट्रेटेजी क्या होगी आपको आगे बढ़ने की। और उसके बाद में आई वॉज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल। अभी भी मैं मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ा। तो शांत तो मैं पहले से था, आइसोलेटेड तो पहले से ही होता था, किसी से मैं ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, जान लोगों से अपनी दोस्ती यारी ज्यादा होती थी। बट उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद में बोलना चाहिए आपको कि आप हर फैसला सोच समझ के, ठोक बजा के करते हैं। तो वो वाली चीज मेरे अंदर डेवलप्ड हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा चीजों को परखने लगा था, सोचने समझने लगा था, और हर चीज सोच समझ के ही करता था। जो मुझे गलत लगती थी वो गलत थी, और मैं फिर उसके साथ जाता भी नहीं था, उसमें ज्यादा मैं डिस्कशन करता था ना, टाइम पास करता था। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपका हॉबी, प्रकाश जी, जी, आपकी हॉबी? सबसे, हाँ, मेरी हॉबी है सिंगिंग। मैं गाना गाना पसंद करता हूँ। हालांकि हाँ, मैं गाना गाना पसंद करता हूँ। उसके बाद में क्रिकेट मुझे पसंद है, और बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, गाने सुनना पसंद है। यही सब चीजें हैं।
गाना गाते भी हैं प्रकाश जी? मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, मीन्स भक्ति। हाँ जी, गाना गा लेता हूँ। उतना अच्छा नहीं गा पाता पर गा लेता हूँ। और अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीखना चाहता हूँ। अभी तो कोई ऐसा मौका लगा नहीं, बट फ्यूचर में ऐसा मैंने सोच रखा है कि कम से कम एटलीस्ट तबला या गिटार कुछ एक इंस्ट्रूमेंट में बजाना सीखूंगा, ताकि मतलब ये मेरी एक चाहत है जो मैं इसे पूरा करना चाहूंगा। वेरी वेरी गुड। प्रकाश जी, आपका इंस्पायरिंग पर्सनालिटी कौन है, आइडियल पर्सन? आइडियल पर्सन यदि ओवरऑल देखा जाए तो मैं दो लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सबसे तो पहले हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे लगभग जितने यूथ हैं बिल्कुल। सभी इंस्पायर्ड हैं। यस। और दूसरा जो है, मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने नाना जी से। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे नाना जी जो हैं, जो थे, एक्चुअली ही इज नॉट अलाइव। ओके। तो हमारे नाना जी, एक कंपटीशन हुआ था, उसमें कंपटीशन का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, बट उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो इस तो बार मैं स्पोर्ट्स उनके जैसा डोमेन में बनने, थे या एकेडमिक डोमेन में थे ये गोल्ड एक्चुअली, मेडल? हाँ, एकेडमिक्स में ही थे वो। ओके ओके। टीचर थे वो जी। वेरी जी, गुड, वेरी तो ये गुड। दो पर्सन मुझे इंस्पायर करते हैं हमेशा। सब अपने में व्यक्तित्व में कोई कमियां पाते हैं जिन्हें आप ठीक करना चाहेंगे? मेरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी कमी, जो फिलहाल नहीं है, पहले थी, मतलब अ, आपसे मिलने के पहले तक जो मेरे अंदर कमी थी वो ये थी कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता था। और चीजों को बहुत ज्यादा, बताया ना कि उस समय रिस्पॉन्सिबल होने के बाद में मैं चीजों को परखने के चक्कर में और चीजों को बहुत ज्यादा हैवीली लेता था। तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या होता था कि मैं परेशान, टेंशन होती थी दिमाग में। फिर मतलब ऐसा होता था कि एक लर्निंग जो मैंने आपसे सीखी वो कि किसी के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जियो। आपका खुश होना आप पे डिपेंड करता है। मतलब इफ यू आर हैप्पी इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाई यू आर नॉट हैप्पी इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अगर आप खुश नहीं है तो भी आप उसके कारण है, और अगर आप खुश है तो भी आप उसके, कोई दूसरा आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकता। तो वो चीज मैंने आपसे सीखी। वेरी गुड। और वो चीज, वो व्यक्तित्व में मेरे कमी थी बिफोर मीटिंग यू। आपसे मिलने के बाद में मैं जो है, मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरी पर्सनालिटी में फिलहाल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। किसी भी काम को अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में मतलब जब मैं अपने स्कूल्स में, तो हमें पता होता है कि आपको ये आपका सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम आएगा वो आपको देना है। वो तो होता था। सबसे ज्यादा आपको क्या बोलना चाहिए, एक्चुअल एग्जाम जो होता है ना, वो जिंदगी होती है। जिंदगी में जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और सामने वाला एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको कोई टारगेट देता है कि आपको इस टारगेट को अचीव करना है, और उस टारगेट के लिए जब आप आपकी जो स्किल्स है उसको आप यूज करते हैं, आपका जो नॉलेज है उसको आप यूज करते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा आपको पता चलता है कि व्हाट यू आर एक्चुअली। तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मेरा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होता। मैं वेरी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, और कोई भी काम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करता हूँ, और उसमें ईश्वर की दया से सफलता भी, मुझे सक्सेस भी मिलती है। तो वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि मैं कॉन्फिडेंस अच्छा है मेरा। वेरी गुड। प्रकाश जी, आप कभी एडिक्शंस की तरफ गलती से जानबूझ के गए थे कभी? हाँ, एडिक्शंस तो थी स्टार्टिंग में। मैं उसमें मैं एकदम बीइंग हॉनेस्ट कि मैं एडिक्ट तो था किसी चीज का, बट वो स्टार्टिंग में थी और चीजों को मैंने फिर ड्रॉप किया, और अब अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। एडिक्शन में था मैं कभी पहले। अपने अब थोड़ा सा और ब्रॉडन करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो जी, प्रकाश जी, अपने देश को आज किस लेवल पे आप आकलन करते हैं और कैसा होना चाहिए? आज से कुछ समय बाद हमारा देश कैसा हो, आपके सपनों का देश? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि वो यूथ जो जो इंडियन पॉलिटिक्स को समझता हो और अपने देश के बारे में जानता हो,
तो अभी का जो सिनेरियो है हमारे देश का, हम्म, कोविड पेंडेमिक के चक्कर में तो चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम्म, अभी जो चीजें हो रही है ना, वो मुझे खुशी देती है। मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी कि कल परसों में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि $20 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी कम इन आवर कंट्री। तो वो जो $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, यस, उससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हमारे देश को अब मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है, और इसमें अमेरिका इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। तो अभी जो मतलब इंडिया को विश्व गुरु होना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी, स्टार्टिंग में मैं पढ़ा था क्लास 6 में, हमारे पिताजी हमको हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल। फिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, उन्होंने उसके बारे में बताया। और हम्म, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हमारे देश की इकोनॉमी अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई मैटर नहीं होता, अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। यस, और यस, उसके बाद में क्या हुआ कि चीजें यहाँ पे भ्रष्टाचार, घोटाला, ये वो सब बहुत ज्यादा होने लगा। लोगों एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग गरीब है, जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बहुत जो लेवल डिफरेंस था वो ज्यादा बढ़ गया था। अभी जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारा देश जो है, देखिए मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या किसी दूसरे मेजर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है जीडीपी हमारी डाउन हो गया, कुछ दूसरा मैटर होगा, वो अलग मैटर है, बट जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारे देश के लोगों का बढ़ रहा है। तो उससे महसूस होता है कि हमारा देश प्रगतिशील है और प्रगति कर रहा है। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब कश्मीर हमारे पास है, राम मंदिर बनने जा रहा है, 5 अगस्त को उसका शिलान्यास होना है। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब राम मंदिर भी बनने वाला है। तो वो सबसे बड़ी चाहत थी हमारी। मैं देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं मतलब रिलीजियस होने के बाद में मैं दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, वो अलग मैटर है। ये बट ये हमारा हमारी जी, पहचान है। यस, यस, ये हमारी पहचान, जी, हमारी पहचान है। तो हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है, और आने वाले टाइम पे मैं अपने देश को देखता हूँ कि हमारा देश एक मतलब विश्व गुरु होगा। अभी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मिनट का समय विश्व गुरु से कि क्या मतलब है प्रकाश भैया? विश्व गुरु का मतलब होता है कि गुरु जो होता है मीन्स वन इज सेज अमॉन्ग, वन अदर वन इज डिसिपल। ओके, तो जो फॉलो करता है, जिसको फॉलो करता है। तो मैं विश्व गुरु का मतलब है कि जो वर्ल्ड में लीड करे, जो डोमिनेंस लीडरशिप करे या को लीड करे? अडॉप्ट करे। हाँ जी, डोमिनेंस और लीड। लीड, आई थिंक लीड करे, और बताए कि जो चीजें, जैसे अभी क्या हो रहा है कि रशिया में और अमेरिका में लोग, एस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लोग जो है हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, है ना। कुछ वीडियोस भी आ रही थी। तो उससे महसूस होता है कि आने वाले टाइम पे भारत विश्व गुरु बनेगा, और डेफिनेटली विश्व गुरु बनेगा। अगर जो अच्छी सोच के लोग हमारी अच्छी जगहों पे होंगे तो जरूर बनेगा। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी होंगे, मोदी जी जैसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा, अच्छे सोच के यदि व्यक्ति है, जैसे मोदी जी है, मोदी जी को आने वाले 10 साल और यदि दिए जाए, उसके बाद में तो भारत बहुत अच्छे स्टेज पर होगा और वर्ल्ड को लीड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आज मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया होने जा रहा है, वो चाहे वो किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी फील्ड की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इंडिया बहुत अच्छे स्टेज में जाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश हर सेक्टर में आगे रहे, और बेरोजगारी नाम की चीज ना हो। जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं, और जो भी जिस सेक्टर में पढ़ाई कर रहा है उसको रोजगार अच्छा मिले, और भारत एक सशक्त देश बने, शक्तिशाली देश बने, और मैं ये मेरी चाहत है। एक ऐसी कोई बुराई जो देश से आप वो निकालना चाहिए उस बुराई को। जो सबसे बड़ी बुराई है ना हमारे देश में, वो क्या है कि हमारे देश के लोगों की प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा। हमारे देश के लोग जो है ना, वो एक्चुअली वो समझदार नहीं है, समझदारी उनमें बहुत कम है। तो समझदारी ना होने का कारण क्या आप है सोच कि समझ वो के बोल किसी रहे को हैं भी ना उकसाने प्रकाश जी? में, बिल्कुल जो मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि अपने आप, मैंने बताया ना, मैं जो चीज बोलता हूँ या जो चीज करता हूँ वो बहुत सोच समझ के ही करता हूँ, मगर बगैर सोचे कोई काम करता नहीं। तो हमारे देश के लोगों में जो कमी है, वो ये कमी है कि वो दूसरों के कहने पे, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, पहला। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही को सही
डिस्प्ले नहीं करते, सही को गलत डिस्प्ले करके लोगों को बहकाते हैं। तो ये दोनों लोगों को नहीं होना चाहिए। एक तो लोगों में समझदारी आनी चाहिए जो होना है, और दूसरा जो लोग गलत तरीके से चीजों को डिस्प्ले करते हैं उन लोगों को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उनमें ये सुधार आना चाहिए। यस, भारत तो जो है गांव का देश कहा जाता है, तो गांव की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे? गांव की अर्थव्यवस्था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जानते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जब कोई बच्चा तैयारी करता है, कोई भी लड़का जब आईएएस की तैयारी करता है, तो उससे इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था जो है ना सर, क्या है हमारे देश में, एक पॉइंट को उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में पॉइंट बोलना भूल गया, मैं पॉलिटिकल साइड में चला गया एक्चुअली। अभी जो है ना हमारे देश में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हो भी रहा है। अभी मैंने देखा कई सारे ऐसे ऐप्स हैं, किसान जो है पहले आत्महत्या कर रहा था, फिर बीच में थोड़ा सा ये इस टाइप की न्यूज़ नहीं आने लगी, आना बंद हो गई। किसान को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसान की माली हालत रियली बहुत बेकार है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। किसान आज भी डेट में मैंने देखा, मेरी जानकारी में एक बंदा है, उसके यहाँ पे 3.5 एकड़ जमीन है, और 3.5 एकड़ जमीन में वो खेती क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय उसके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होने की वजह से छत्तीसगढ़ का निवासी है, तो लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोन में इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी मैटर है वो, और उसके बाद में वो ही इज नॉट कैपेबल फॉर एग्रीकल्चर ना, तो वो खेती करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि 3.5 एकड़ जमीन है, फिर भी उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो वो चीज है, किसान की व्यवस्था तो बहुत खराब है, गाँव की व्यवस्था रियली खराब है, उसमें कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। और उसके जो आइडियाज हैं वो उसमें, वो आइडियाज तब होंगे जब आपके पास डेटा होंगे, और डेटा बेस्ड एनालिसिस करने के बाद में जब आप एक्सीलेंट पॉइंट डालेंगे। है प्रकाश जी, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट आपने निकाला, ये डेटा की कमी है। राइट राइट जी, क्योंकि कौन एक्चुअली हर किसान एक जैसा नहीं होता ना, कुछ ऐसे किसान होते हैं जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, उनके लिए मतलब उनके पास हर टाइप की मशीनरी है और हर टाइप के खेती वो कर सकते हैं, हर सीजन में वो खेती कर सकते हैं। पर कुछ किसान ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, जो जमीन पड़ी हुई है बट उसमें खेती नहीं। एक्यूरेट डेटा चाहिए। राइट राइट, सो वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। यस प्रकाश जी, एक प्रश्न है जो उठता है कि शादी तो होना है, तो कैसे? शादी तो खैर होना ही है, उसका पार्ट ऑफ तो पार्ट ऑफ लाइफ। सो कैसे सपने हैं, कैसे हो? अच्छा, हम नवा मैं एक्चुअली सपने हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की तो सभी चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि समझदार हो, और जो हमारे घर में है, जो माहौल है, जो हमारे कल्चर है उसको अडॉप्ट करे, और घर जोड़ने वाली हो, घर तोड़ने वाली ना हो। मतलब हमारे फैमिली को अडॉप्ट करे, क्योंकि क्या है कि आज की डेट में क्या ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा, मतलब लोग इतने ज्यादा आइसोलेट हो गए हैं, बच्चे इतने ज्यादा सेल्फ डिपेंड हो गए हैं कि उनको किसी की क्या बोलना चाहिए, किसी का रोक टोक पसंद नहीं है। exactly. और क्या होता है कि है ना, मतलब मदर फादर जो होते हैं वो हो सकता है कहीं कहीं पे हमेशा गलत नहीं बोलते, पर हो सकता है कहीं कहीं पे वो गलत भी बोल रहे हो, तो yes. उनका अपोज करना या उनसे ओवर टॉक करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आज की डेट में मैं चाहता हूँ कि जो समझदार हो, चीजों को समझे, कंडीशंस को समझे, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ये सब चीजें जो समझे, वैसे ही चाहता हूँ जी। ज्यादा कुछ खास मुझे चाहत नहीं है जी। वेरी गुड प्रकाश जी, हमारा देश युवाओं का देश है, तो इसमें हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग का आप कोर्स किए कुछ समय पहले, तो आप कैसे देखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग हाउ कैन हेल्प आवर यूथ? आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, वो हमारे यूथ को इसलिए सपोर्ट कर सकती है, क्या है कि सबसे बड़ी चीज आर्ट ऑफ लिविंग में ये है कि कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, दूसरा आप हेल्दी होते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, और जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो आपको अच्छा महसूस होता है। दूसरा, जब आप अच्छा करते हैं, प्रोडक्टिविटी जब आपकी अच्छी होती है, आपसे दूसरों को फायदा होता है, तो आपको
इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है। और जब आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट होते हैं, आप इकोनॉमिकली साउंड होते हैं, आपको खुशी मिलती है, हर जगह आपकी वाहवाही होती है, तो आप खुश होते हैं। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग का एक्सट्रीम रिजल्ट है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। वेरी गुड। आर्ट ऑफ लिविंग इसलिए जरूरी है, अगर इंसान को खुश होना है, इंसान को एक हैप्पी लाइफ जीना है, तो आर्ट ऑफ लिविंग को जानना जरूरी है। कि जिंदगी, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब जो हिंदी में जो है उसका मतलब ये निकलता है कि जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की कला। तो जो जीवन जीने की कला है वो मतलब हर आदमी को आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट एक स्पेसिफिक वर्ड हो जाता है, आर्टिस्ट who have some art, who have an art। तो आर्टिस्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे आप आर्टिस्ट होंगे, आप आर्टिस्ट होंगे तो आप हैप्पियर या क्या बोलना चाहिए, हैप्पीएस्ट होंगे। और आप अगर आप खुश हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ है। सबसे ज्यादा खुशी मैटर करती है। आपके पास पैसा है पर आप खुश नहीं है, आपके पास बिस्तर है, आपके पास नींद नहीं है, आपके पास अच्छे अच्छे खाने के लिए आपके पास पैसा है पर आप खाना नहीं खा सकते क्योंकि आप बीमार हैं। तो हर चीजें, अगर आपके पास कोई चीज है कोई चीज नहीं है तो दोनों ही में कोई मतलब नहीं है ना। मैंने आपको पहले सबसे पहले वर्ड ये बोला था कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर आप हेल्दी नहीं है और आपके पास बहुत सारा चीज अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए है तो फिर क्या मतलब उस खाने का, जब आप खा ही नहीं सकते उसको। आपके पास पैसा है पर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते तो क्या मतलब, खुशी नहीं है। अगर आपको खुश होना है और अच्छी जिंदगी जीनी है, जो कि हमें एक ही बार मिलती है, कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ एक ही बार मिलती है, तो उसको यदि अच्छे से यूटिलाइज करना है और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करना है, अच्छा करना चाहते हैं आप, तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मालूम होना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है ये पता होना चाहिए और उस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। प्रकाश जी, आपने आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, राइट? जी, एडवांस लेवल नहीं कर पाया था। कब किया ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने इसी में लॉकडाउन में ही किया था, अपना अप्रैल में मैंने किया था, अप्रैल या मई में किया था मैंने। तो सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट कोर्स? हाँ सबसे यस जी, क्या जी, मैं प्लीज रिपीट। सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दैट कोर्स जो आपको बहुत अच्छा लगा? जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो लास्ट में हम करते थे, क्या बोलना चाहिए कि वज्रासन में, हाँ जी, सुदर्शन क्रिया, एग्जैक्टली। वज्रासन में बैठ के और उसके बाद में अपनी जो ब्रीदिंग्स हैं उनको 100% नोटिस करना कि व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। उसको जब आप नोटिस करते हैं और उसमें मतलब एक चीज मैंने सीखी आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया में कि जो क्या बोलना चाहिए, जो टॉक्सिन्स है सबसे ज्यादा आपकी ब्रीदिंग्स के सहारे बाहर निकलते हैं। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं और वो जो उसका रिदम है 20-20-40 का, मैं सही बोल रहा हूँ ना? उस रिदम को जब आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद में एक सीरीन साइलेंस जब आपको मिल जाता है, और उस सीरीन साइलेंस के बाद उसमें बहुत अच्छी चीज जानते हैं क्या है कि उसमें आपको बोला जाता है कि आप शवासन में लेट जाइए, कि कूल माइंड होकर के आपको लेट जाना है। उस समय जो है ना, मतलब मेरे साथ क्या होता है कि उस समय उसको करने के बाद में मुझे बहुत बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बहुत अच्छी नींद, और करीब 10 या 15 मिनट में सोता हूँ और वो मुझे मुझे मतलब पूरा पावर बूस्टर होता है मेरे लिए। तो वो चीज मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रकाश जी, हमारी फैमिली में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है। आपने वैसे बताया कि आपके नाना जी थे जो बहुत पसंद करते आपके पिताजी, तो नाना जी, पिताजी, मॉम, इनके अलावा आपके परिवार में आपका भाई या बहनों में सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? प्रिय मतलब मैं सबसे ज्यादा तो अपनी छोटी बहन को बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बट मैं अपने जीजा जी को बहुत ज्यादा, मतलब अपने जीजा जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनकी मतलब इज व्हाट कहने से कि बहुत रिस्पेक्टफुल और रियली बहुत बेहतरीन आदमी है मेरी लाइफ में। मेरे जीजा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बेहतरीन आदमी है मेरी लाइफ में। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रकाश जी, आज से कुछ समय बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को एज अ
मैं अपने आप को एज अ कलेक्टर या आईपीएस के रूप में देखता हूँ। अल्टीमेट, वेरी गुड, बेस्ट विशेस टू यू प्रकाश जी। थैंक यू सो मच। प्रकाश जी, अंतिम में चूंकि समय की पाबंदी रहती है, तो और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपसे वेरी इंटरेस्टिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, इंटरव्यू, आपकी लाइफ स्टोरी रियली इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे लगता है आधे एक घंटा आराम से और चल सकता है, बट हमें समय का ख्याल रखना है। तो बस यही जानना चाहेंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। बेस्ट फ्रेंड जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड 3 हैं। पहला है पुर्णेश चतुर्वेदी। पुर्णेश जी को मैंने नाम सुना है। पुर्णेश जी दूसरा का, है, हाँ वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे मित्र हैं। वो भी और कोर्स करने वाले हैं शायद आर्ट ऑफ लिविंग बहुत जल्दी। हाँ, उनसे मेरी बात होती रहती है। और हाँ, वो अंकित के काफी क्लोज है। यस। और दूसरा रितेश शाह, और तीसरा जितेंद्र द्विवेदी। 3 दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं। वाह, वेरी गुड। प्रकाश जी, अगर कभी मौका मिले तो अपने जीवन में सबसे खरीदने का मौका मिले कि ये मुझे खरीदना है, कितना भी महंगी चीज क्यों ना हो, तो पैसे उपलब्ध हो जाएंगे, बस आपकी इच्छा क्या है वो खरीद लेगा आप। हाँ, पैसे बाधा नहीं है, बस आपको क्या कुछ खरीदना है, ऐसी कौन सी चीज है? मतलब आप कोई किसी किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी सामान की बात कर रहे हैं, ऐसा? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसी चीज को खरीदना चाहता हूँ जो मुझे वापस नहीं मिल सकती। और मैं जानता हूँ मैं नहीं खरीद सकता। मैं बीते हुए समय को खरीदना चाहता हूँ जो नहीं मिल सकता मुझे। बाकी ईश्वर की दया से आज की डेट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं खरीद सकता। या फिर जो बहुत ज्यादा जो करोड़ों की है, वो तो वो उतना बड़ा लेवल नहीं है मेरा। बट अभी मैं अपनी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, जितनी मेरी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से मैं कोई ऐसी चीज जो है मैं नहीं खरीद सकता। अब पैसे होते हुए भी जो मैं नहीं खरीद सकता, अल्टीमेट ऑब्वियस की बात है कि मैं अपने बीते हुए समय को नहीं खरीद सकता। कुछ ऐसा समय है, कुछ ऐसा टाइम है, पीरियड है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से जी सकूं, पर वो नहीं कर सकता। ओह वाह, बीता समय खरीदना चाहेंगे, राइट? जी, जो नहीं हो सकता, मैं जानता। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते थे, पर आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से उसका आउटकम ये हुआ कि आज आप यहाँ पे हैं, है ना? तो वो चीज है जी। शायद अगर आप वहां गलती नहीं करते तो यहाँ पे नहीं होते, अच्छी जगह पे होते। यस यस प्रकाश जी, लास्ट प्रश्न रहता है प्रकाश जी कि सबके लिए कॉमन कोई संदेश, आपके दिल से, मन से, हृदय से, कॉन्शियसनेस से निकला हुआ कोई संदेश सभी के लिए। मेरा एक मैसेज टू द सोसाइटी कि बी ह्यूमन। और देखिए, आप और बोलना चाहिए कि आप ईश्वर पे विश्वास करें। आप जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे वो जो भी जिस भी रिलीजन का होगा, है ना, वो अल्टीमेट अलमाइटी पर विश्वास करें और ह्यूमैनिटी पर विश्वास करें। ह्यूमैनिटी जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रिलीजन है। तो ह्यूमैनिटी पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को हाथ देकर, जो पीछे है उसको हाथ पकड़ के आगे लाना होगा, और सबको साथ चलना होगा। सबको, हम यदि एक दूसरे के साथ चलेंगे तो हम उन्नति कर पाएंगे, हम डेवलप्ड हो पाएंगे, हम विकास कर पाएंगे। इसलिए सबको एक दूसरे का साथ होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि किसी भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने से पीछे वाले का मदद कर सकता है, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैंने उनसे ही सीखा शायद, कि अगर आप मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा है, तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि बी ह्यूमन, और ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें, लोगों को सपोर्ट करें, और सबके बारे में सोचें। सबके बारे में जब आप हेल्प एवरीवन, हेल्प एवरीवन, हेल्प एवरीवन। वाह, अद्भुत। मैं ये प्रश्न पहले पूछना चाहिए था, लेकिन ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा
लास्ट क्वेश्चन जी कहलाएगा कि आप जल्दी करिए, मुझे मेरी विश है कि आप जल्दी मिलिए श्री श्री रविशंकर जी से। तो जब आप मेरा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हाँ जी से मेरा मिले, भाग्य। जी तो आपका पहला कोई क्वेश्चन हो सकता है या क्या बात करेंगे, पहला ही इंटरेक्शन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से क्या होगा आपका, आपके? जो, जी जो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, उनसे मैं क्वेश्चन बहुत मतलब कॉमनली क्या करता हूँ। एक्चुअली मैं हर आदमी से मतलब मैंने आपको बताया कि मैं ज्यादातर आइसोलेट रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं। पर जो मुझे बहुत अच्छा है, जैसे आपने महाराज जी का नाम लिया, गुरुदेव जी का नाम लिया, तो जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने दूसरों के बारे में सोचा और आपको ये इंस्पिरेशन कब मिली, मतलब कि दूसरों के लिए करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज इन्वेंट करना जिससे लोगों का भला हो सके। क्योंकि रियली अगर आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया उनकी यदि देन है, उन्होंने दिया है, तो इससे मेरी तो लाइफ बनी ही है और जितने लोग इससे कनेक्ट हुए होंगे उनकी लाइफ इनहेंस हुई होगी। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये इंस्पिरेशन उनको कैसे मिली, कब मिली और उसका सोर्स क्या था, और उसके लिए उनको उनके मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में जानना चाहूंगा। और हमारे और आपके बीच में वो कॉमन कनेक्शन है। वेरी गुड, गुरुदेव श्री जी रविशंकर जी। सो गाइज एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी थी हमारे प्रकाश भैया की। और प्रकाश भैया, हम बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, दिस इज द पार्ट 1 इंटरव्यू। आज से 5 साल 10 साल बाद हम आपका फिर से एक इंटरव्यू हम लेंगे, दैट विल बी फाइनल एट पार्ट 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट करूंगा। उस प्रश्न का जवाब उसमें हम लेंगे कि आज से 5 साल 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं, हम उसके साथ मिलेंगे जब आप उस मुकाम में होंगे, और जरूर होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। होप सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वेल विशिंग, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। प्रकाश जी, once again thank you very much for joining. Thank you, सेम हियर, best थैंक यू of luck. सर। जी जी जी, जय प्रणाम। गुरुदेव। जय गुरु।